तो मेरे प्रिय विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मैथ वाले राम सर पर। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 7 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 7 का रिवीजन करेंगे। एग्जाम में ये कितने नंबर की आती है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, ये प्रश्नावली आपकी 7 नंबर की है। 7 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें से एक जो आपके 2 क्वेश्चन होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे, यानी 2 नंबर हो गए आपके। बाकी एक क्वेश्चन है आपका वो 2 नंबर का आएगा। इस प्रकार 2 नंबर ये हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। इस प्रकार ये आपके हो जाएंगे 3 नंबर। तो कुल मिला के ये आपके 7 नंबर की प्रश्नावली है। 7 नंबर की प्रश्नावली है ये। तो समझते हैं कि इस प्रश्नावली में आज हमारा टारगेट रहेगा कि इस प्रश्नावली में 1-1 नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो कहां से आते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आए, उन सब का बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। निर्देशांक क्या होता है। किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं। कोई भी बिंदु हो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x, y। अब ये x, y क्या है, बिंदु का x, y एक स्थान व्यक्त करता है कि बिंदु को कहां पर रखा जाए किसी कार्तीय तल में। कार्तीय तल जब किसी समतल में x अक्ष और y अक्ष, ये हमारा होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष, ये दोनों लंबवत किसी समतल में मिलते हैं जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं। और इस कार्तीय तल में यानी लंबाई और चौड़ाई के अनुसार किसी बिंदु को रखा जाता है तो उसे बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। और इन निर्देशांकों के द्वारा ऐसे अनेक बिंदुओं को, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को इस ग्राफ पेपर पर जब हम अंकित करते हैं तो उनसे मिलने पर जो आकृति बनती है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है कि जब भी हम राइट साइड में देखते हैं तो सब प्लस की संख्या आती है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह अनंत संख्याएं आ सकती हैं। और लेफ्ट साइड में संख्या हमारी माइनस की आती है। ये सारी जो संख्या आएंगी वो माइनस की आएंगी, इसलिए इसे एक्स डैश कहते हैं। इधर संख्या है आपकी नीचे की तरफ माइनस की आएगी और ये होता है हमारा वाई डैश। जब भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो संख्या हमारी प्लस की आएंगी। जैसा कि मैंने तुम्हें प्रश्नावली 3 में बताया था, 3 में समझाया था कि किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह से इन बिंदुओं को अंकित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन, हमारे यहाँ पर कितने चतुर्थांश है, 1, 2, 3, 4। तो किसी भी ग्राफ पेपर पर 4 चतुर्थांश होते हैं और इन 4 चतुर्थांश में किस प्रकार से बिंदु रखे जाते हैं, कौन सा चतुर्थांश किस प्रकार का होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसी के आधार पर बनते हैं, इसी में से बनते हैं। देखो समझो, बहुत ही सिंपल है। जब भी हमें जैसे कोई बिंदु लिखना है, जैसे मान लो हमारे पास कोई बिंदु है 4, 3, जैसे ये मान लो एक बिंदु हमने लिया। तो ये रखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले x का मान लिखा जाएगा 4, उसके बाद y अक्ष पे कहां पे मिला, ये 3 पर, तो y का लिखा जाएगा 3। तो ये बिंदु का लिखने का तरीका है कि 4, 3, पहले x का मान लिखा जाएगा फिर y का मान लिखा जाएगा। ये जो हमने मान लिखे हैं 1, 2, 3, 4, ये सब एक खाना छोड़कर लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने प्रश्नावली 3 में अच्छी तरह समझाया था आपको, ये संख्या समान पैमाने पर लिखी जाती है। एक x अक्ष पर समान पैमाने पर लिखा जाएगा, उसी प्रकार y अक्ष पर समान पैमाने पर लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखी जाती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहला ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा है ये, प्रथम चतुर्थांश। इस प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्या प्लस की आई है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये पहले चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है। जो भी निर्देशांक प्लस प्लस वाला होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार हम यहां ये भी कह सकते हैं, यहां x और y के मान
या तो 0 के बराबर होंगे या फिर 0 से बड़े होंगे, ये कंडीशन होती है यहाँ पे। ऐसे दूसरे की बात करें तो हम देखते हैं कि जब भी हमें x का मान लेना पड़ेगा यहां, तो x का मान हमेशा माइनस का आएगा लेफ्ट साइड में। तो जैसे मान लो हमने जैसे 3 लिया और 4 तक ले लिया ये वाला, तो हमने पहले क्या लिया है, पहले x का मान लिया है ना -3, उसके बाद y का कहां तक लिया, 4 तक। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि पहले माइनस आ रही है और फिर क्या आ रही है, प्लस आ रही है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश होता है हमारा, द्वितीय चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, वो होता है प्लस और माइनस का, इस प्रकार। और इसमें हमेशा x का मान 0 से छोटा होगा क्योंकि माइनस की संख्या आएगी, और y का मान 0 से बड़ा होगा क्योंकि y का मान प्लस का आएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन इस वाले द्वितीय चतुर्थांश में होती है, ठीक है। चतुर्थांश की गिनती हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। जैसे घड़ी इस तरह से चलती है और चतुर्थांश इस तरह से गिने जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब तीसरे की बात करें तो हमें पहले x का ही मान लेना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी निर्देशांक को रखते हैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को कार्तीय तल में, ग्राफ में जब भी रखेंगे, तो सबसे पहले हमें x का मान डिफाइन करके y के मान की तरफ चलना है, तब जाके रखते हैं। जैसे यहाँ पे -5 लिया हमने और यहां तक 4 लिया, यहां तक जैसे ये चले -5 से -4 की तरफ चले हैं, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो नीचे माइनस ही होगा। तो पहले हमें -5 लेना है, फिर लेना है -4। ये बिंदु रखने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है और अच्छी तरह से समझ लेना है आपको कि सबसे पहले x का मान लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा y का मान। ये जो हमने बिंदु लिखा है, तो यहां पर देखो पहला चिन्ह माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश, इस तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्या किसकी होती है, माइनस कॉमा माइनस की, इस प्रकार होती है। और इसलिए यहां x और y के मान हमेशा 0 से कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। x और y के मान 0 से छोटे होंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की। चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें क्या है कि जैसे हम x की तरफ देखते हैं तो इधर से x हमारी राइट साइड में प्लस की आ जाती है। तो जैसे हमने 3 से लिया, 5 तक ले लिया, मान लो जैसे 3 से 5 तक, तो ये जो पहले बिंदु लिखा जाएगा 3 और उसके बाद लिखा जाएगा -5, इस प्रकार से। तो यहां पर पहले संख्या प्लस की आ रही है, फिर संख्या माइनस की आ रही है, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। यहां पर क्या होता है, x का मान 0 से बड़ा हुआ और y का मान 0 से छोटा हुआ, क्योंकि y का मान माइनस का है और x का मान प्लस का है। तो इस प्रकार से चिन्ह प्रपाटी होती है आपकी चतुर्थांशों में। किसी ग्राफीय में, किसी ग्राफ में, किसी कार्तीय तल में चिन्ह प्रपाटी ये होती है, पहला चतुर्थांश प्लस प्लस का, द्वितीय चतुर्थांश प्लस माइनस का, सॉरी माइनस प्लस का, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस का, और जो चतुर्थ चतुर्थांश है वो है प्लस माइनस का। इस प्रकार से आपके चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। तो एक एक नंबर का जो पोर्शन बनता है तो चतुर्थांश भी पूछ सकता है कि कौन सा चतुर्थांश कहां पर होता है। अब बात करते हैं हम इनकी जो लंबवत दूरी होती है उन्हें क्या कहते हैं। जैसे ये बाह्य अक्ष है, अब बाह्य अक्ष से लंबवत दूरी ये जो देखो कितनी है, यहां से यहां तक 4 है, कितनी है 4। तो बाह्य अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है इसे हम कहते हैं भुज, ठीक है, याद रखना है। बाह्य अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, भुज। और एक्स अक्ष है ये हमारा एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, 3, कितनी है ये 3, तो इसे हम कहते हैं कोटि, ठीक है। तो सिंपल सा तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि x के मान को, x के मान को भुज तथा y के मान को कोटि कहते हैं,
ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि x के मान को भुज तथा y के मान को कोटि कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भुज और कोटि क्या है, या फिर ऐसे खाली स्थान में आ सकता है कि x का मान या y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, भुज है, और x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, कोटि है। तो इस प्रकार से एक एक नंबर के ये क्वेश्चन हो गए आपके। दूसरा कि ये तो हो गए चतुर्थांश के, ये तो हमारे चतुर्थांश हो गए। अब इस अक्ष की बात करें तो देखो x अक्ष पर, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x अक्ष की बात करें तो इसका मतलब x का मान दिया होगा और y का मान 0 होगा। तो x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0x,0, ठीक है, ये याद रखना है। तथा अगर y अक्ष की बात करें, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक तो ये होते हैं 0,y। सिंपल सी बात है, जब हमें x अक्ष पर कोई मान रखना है तो वहां पर x का मान दिया होगा, y का मान 0 होगा, और y अक्ष पर रखना है तो y का मान दिया होगा, x का मान 0 होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0,y। और एक और बात, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है, ये आपको याद रखना है कि एक एक नंबर में जो कुछ भी आएगा वो सब इसमें से आएगा। फिर एक बार याद रखो कि निर्देशांक बिंदु के होते हैं x, y। x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0, y अक्ष के होते हैं 0,y, मूल बिंदु के होते हैं 0,0। अब किसी भी बिंदु के बारे में पूछ लिया जाए, देखो एक बार फिर से बताऊं, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। जैसे ये हमने बिंदु मिलाए, कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं। जब इन चारों बिंदुओं को किसी रेखा के द्वारा मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा। तो इन बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बन रही है उसी आकृति को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। किसी ग्राफ में, किसी कार्यतल में निर्देशांकों को मिलाने पर प्राप्त आकृति ही ज्यामिति कहलाती है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। तो ये तो आपका हो गया निर्देशांक ज्यामिति क्या है। जैसे और दूसरी बात, मैं जैसे बिंदु इसकी बात करूं, ये मान लो ए बिंदु हमारा -3,4, मैं आपको पूछूं कि बिंदु -3,4 की कोटि क्या है, तो कोटि क्या है यहाँ पे -3, वो सॉरी बाई अक्ष को हम क्या कहेंगे, कोटि। तो कोटि क्या है 4, भुज क्या है -3। अच्छा मैं पूछूं x अक्ष से लंबवत दूरी, तो x अक्ष से पूछा जाए लंबवत दूरी तो हमेशा y का मान लिखना है, क्योंकि देखो x अक्ष से लंबवत दूरी y होती है, ये क्या है y है, कोटि। तो x अक्ष से लंबवत दूरी कोटि और y अक्ष से लंबवत दूरी भुज, ये आपको याद रखना है। ये आपका एक एक नंबर का टॉपिक है। अब देखते हैं कि इस प्रश्नावली के अंदर और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि कार्तीय तल में किस प्रकार के बिंदु होते हैं और उन्हें कहां कहां पर व्यवस्थित किया जाता है और कौन सा बिंदु किस वाले चतुर्थांश में स्थित होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बच्चों, आपकी पहली प्रश्नावली है 7.1, उसका टॉपिक है कि दो बिंदुओं, जैसे हमारे पास दो बिंदु हैं, एक तो ले लिया हमने a, x1 और y1, और एक दूसरा लिया हमने b, x2 और y2 के मध्य की दूरी, तो मध्य की दूरी जैसे है a भी है। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो दो बिंदु है, एक तो हमारा a है और एक बिंदु है b, तो इन दोनों की मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, AB की लंबाई। क्या कहलाएगी दोनों की मध्य की दूरी, AB की लंबाई। तो चाहो तो इसे मध्य की दूरी भी कह सकते हैं,
बीच की दूरी भी कह सकते हैं, या फिर AB की लंबाई भी बोल सकते हैं, AB की लंबाई। तो इसके लिए सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाहो तो तुम इसे अंडर रूट उठा दो, इधर वर्ग लग जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसे x2 माइनस x1 ही लिखें, क्योंकि हम जानते हैं AB की लंबाई नापो या BA की लंबाई नापो, बात तो एक ही है, रेखाखंड तो AB है। तो यहां पर तुम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल सा एक एग्जांपल समझाऊं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बिंदुओं 3,5 और -2,4 के मध्य की दूरी क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमारा एक बिंदु A हो गया, दूसरा B हो गया, तो हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? AB की लंबाई। तो अंडर रूट, अब जरूरी नहीं है कि x2 में से x1 ही घटाएं फॉर्मूले के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है कि x में से x घटा के होल वर्ग करना है और y में से y घटा के होल वर्ग, बस ये याद रखो। जैसे 3 में से -2 घटाएंगे और इसका कर देंगे होल वर्ग, प्लस 5 में से 4 घटाएंगे और इसका होल वर्ग। सिंपल सा है, सूत्र याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं याद हो रहा है तो याद रखो कि दूरी याद करनी है, तो x में से x घटाते हैं और y में से y घटाते हैं। ठीक है, यहां 3 और ये कितनी है 2, ये माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, प्लस 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और ये हो जाएगा 1 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 1 का वर्ग होता है 1, टोटल कितना हुआ 26। तो ये हो गया हमारा 26 मात्रक। मात्रक का मतलब क्या होता है? मात्रक एक इकाई है। अब कुछ भी हो सकता है मात्रक, अगर जैसे बिंदु सेमी के दे रखे हो तो सेमी आ सकता है, मीटर के दे रखे हो तो मीटर लिख सकते हैं, किलोमीटर के दे रखे तो किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये मात्रक का एक इकाई है, मतलब कि ये किस रूप में दे रखा है वो लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूरी निकालने का। उसके बाद एक और होता है, ये प्रश्नावली तुम्हारी 7.1 में तो मध्य की दूरी ही चलेगी। ठीक है, अब प्रश्नावली 7.2 है, उसमें क्या है, जैसे आपका पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक दो बिंदु हैं, जैसे A x1 और y1 और x2 और y2। याद रखो पहला बिंदु इसलिए x1 y1 लेते हैं और दूसरा बिंदु इसलिए x2 y2 लेते हैं, क्योंकि दूसरा तो 2 नंबर का होगा, ये पहला है तो 1 नंबर का। तो यहां पर ये B हो गया हमारा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो A और B है, तो A और B के ठीक मध्य में किसी बिंदु के निर्देशांक, जैसे P बिंदु है x, y, तो ये P बिंदु ठीक मध्य में रखा है, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक बीचों बीच में। तब क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट बीच की संख्या निकालने के लिए। तो x के बीच की संख्या निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बट्टे 2। ऐसे ही y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो ये जो निर्देशांक है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, इसके लिए एग्जांपल समझ लें साथी, कि बिंदुओं, इसी को समझा दें आपको, 3,5 और ये A के मान लिए हमने, दूसरा B -2,4,
के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो ये दोनों पोर्शन आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि कई बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि दूरी ज्ञात करवा रहा है या मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करवा रहा है। तो याद रखो, जब दूरी की बात आए तब तो ये अंडर रूट वाला ये फॉर्मूला लगाते हैं दूरी ज्ञात करने के लिए, लंबाई ज्ञात करने के लिए, और जब मध्य बिंदु ज्ञात निकालना हो तब ये वाले लगाए जाते हैं। मध्य बिंदु और मध्य की दूरी में बहुत अंतर है। मध्य बिंदु केवल मध्य का बिंदु निकालते हैं और दूरी मतलब पूरी लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ये चीज पहले ध्यान से पढ़ लेना है क्वेश्चन को अच्छी तरह से, कि उसमें मध्य की दूरी पूछी जा रही है या फिर लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जा रहे हैं। तो आपको सिंपल सा कुछ भी याद नहीं रखना है, मध्य के बिंदु ज्ञात करते हैं तो x1 में x2 यानी x में x जोड़ा जाएगा और मध्य के लिए 2 का देते हैं भाग। तो ये होता है 3 प्लस माइनस के 2 बट्टे 2। फिर y के लिए निकालेंगे 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, x में x जोड़ेंगे और भाग देंगे। तो ये 3 में से 2 घटाएंगे, माइनस का है तो कितना बचेगा 1 बट्टे 2। 5 में 4 जोड़ देंगे 9 बट्टे 2। तो 1 बट्टे 2 9 बट्टे 2 ये इसका आंसर आ गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये आपके 2 टॉपिक ये है। एक और टॉपिक है आपका कि किसी रेखा को कोई बिंदु किस अनुपात में विभाजित करे, कोई अनुपात है उसमें विभाजित करे तब जाके उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो वो तीसरा टॉपिक है। आपके यहां तक 2 टॉपिक क्लियर हो गए। देखिए तीसरा टॉपिक आपका ये बच्चों, इसमें क्या है कि यदि कोई बिंदु P AB रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 M2 अनुपात में अंतः विभाजित करता है तब P के निर्देशांक क्या होंगे। देखो जैसे AB एक रेखाखंड है जहां पर A के निर्देशांक है x1 और y1 और B के निर्देशांक है x2 और y2। ये A के निर्देशांक है और ये B के। अब कोई बिंदु P है, कोई P बिंदु है x, y। ये बिंदु P इस AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है तब इस P के निर्देशांक क्या होंगे। देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2, कोमा y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। ये ठीक है, ये आपका तीसरे नंबर का टॉपिक है, ये प्रश्नावली 7.2 में। तो यहां पर क्या होता है कि किसी 2 बिंदुओं को कोई तीसरा बिंदु मिलाने पर किसी अनुपात में विभाजित करता है तब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये वाले सूत्र लगाए जाते हैं, x का मान और y का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल लें, कोई एग्जांपल हो सकता है वो है अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो बिंदु P, जो बिंदु P -3, x बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है तथा x का मान भी ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन है।
पहले से समझते हैं कि जैसे दो बिंदु हमारे पास ए और बी, एक रेखाखंड से समझते हैं कि ए का मान है -5, -4 और इधर बी का मान है -2, 3। इन दोनों बिंदुओं को कोई पी बिंदु है -3, x। ये इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो हमें ये अनुपात ज्ञात करना है सबसे पहले कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसके बाद हमें x का भी मान ज्ञात करना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है, समझो एक बार ध्यान से, ठीक है। 99% ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ऐसा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको ये मान देखने हैं, निर्देशांक देखने हैं, पी के जो विभाजित करता है, किसका मान दिया है, x का दिया है तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और y का दिया हो तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर मान किसका दिया है, x का मान दे रखा है तो x वाला लगाएंगे। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। x की जगह पर x का मान रख देंगे -3। ये होते हैं हमारे x1 y1 और ये होते हैं हमारे x2 y2, और ये x और y के मान होते हैं। यहां पर m1 हमें ज्ञात करनी है, m1। x2 का मान रख दो, x2 का मान दे रखा है -2 प्लस m2, और x1 से गुणा कर देंगे, x1 कितनी है -4, 5। m1 प्लस m2, क्योंकि ये हमें ज्ञात करनी है, m1 और m2। अब -3 का इधर गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 रख सकते हैं चाहो तो, कैच गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे तो -3 का इससे गुणा करेंगे तो -3 m1 फिर -3 m2 बराबर 2 का इससे करेंगे तो -2 m1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, वो सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। 5 का m से करेंगे तो 5 m2। m1 को m1 के पास लाएंगे, -3 m1 प्लस 2 m1 बराबर इधर -5 m2, 3 को इधर ले जाएंगे प्लस 3 m2, चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस की इधर बचेगी m1, माइनस की m1, और इधर बचेगी हमारी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 m2। माइनस से माइनस कट जाएगी, m1 बट्टे m2 को इधर ले आएंगे, m1 बट्टे m2 बराबर कितना बचेगा, 2, और 2 के नीचे लगा लेंगे 1। तो अनुपात हमारा कितना आ गया, अनुपात आ गया हमारा 2:1। देखो m1 बट्टे m2 कितना आया, 2/1, 2/1 का मतलब 2:1, ये हमारा अनुपात आ गया। तो इस तरह हम अनुपात ज्ञात करते हैं। उसके बाद अब हमें x का मान भी निकालना है। तो x कौन से स्थान पर है, y के स्थान पर है, तो y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। y का मान यहाँ पे देखेंगे x है तो y की जगह हम x रख लेंगे। m2 का मान अभी निकला है कितना, 2, y2 का मान कितना है, 3, m2 का मान कितना है, 1, y1 का कितना है, -4 बट्टे 2 प्लस 1, ठीक है, m1 प्लस m2। 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, माइनस प्लस माइनस, ये कितना आएगा, 4, ये कितना हो गया, 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और इधर बचा 3। तो x का मान कितना आ गया, 2/3। अब यहां पर बिंदु P के क्या हो जाएंगे, P के बिंदु हो जाएंगे -3, 2/3। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपकी 3 प्रश्नावली ये हो चुकी है। और एक और चीज याद रखो कि जैसे समदूरस्थ पूछा जाता है, समदूरस्थ मतलब कि जैसे मान लो कोई बिंदु A है और एक बिंदु B है, तो इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु कोई P है, तो इसका मतलब क्या है कि AP का मान बराबर है BP के। तो इसका मतलब ये हो गया AP बराबर BP, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग।
क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेखाखंड बराबर होंगे उनके लंबाई के वर्ग भी बराबर होंगे। तो इस वाले ऐसे कोई सवाल आए समदूरस्थ वगैरह निकालने के लिए, तो वहां पर दूरी के सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एपी की लंबाई ज्ञात करनी है और बीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एपी और बीपी की लंबाई को बराबर में रखें, वहां पर एक्स या वाई कोई भी मान दे रखे हो तो उनके मान ज्ञात करे जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली में और भी आपको कोई समस्या हो, कोई सवाल आपका ऐसा हो जो आपकी समझ से परे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे हमें कमेंट में बताएं। उसके लिए भी जल्दी से जल्दी यानी कि आप हमें कमेंट करें और बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको निकालो। अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।